की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो उसको ओंटोलॉजी कहते हैं, और फाइलोजेनी है कि एंसेस्टर की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना। तो जब हम अपनी लाइफ हिस्ट्री, हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है हमारे स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि पर। 11th में आ गए आप लोग। आप फ्यूचर डॉक्टर्स अगर मैं आपको कहूँ तो वो ज़्यादा प्रॉपर वर्ड होगा। तो एक चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिविंग वर्ल्ड। होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आप अभी जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को, उस चैप्टर को कंप्लीट देख सकते हैं। तो आज का चैप्टर है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एज यू कैन सी हियर। देखिए बेटा, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है तो इट सीम्स बोरिंग टू स्टूडेंट समटाइम्स, लेकिन ये बहुत इंटरेक्टिव टॉपिक भी है बच्चों। ये आपको हेल्प करेगा इन बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, जहाँ पे आप आगे जाकर एनिमल्स की, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। तो ये सिंपल प्रोसीजर होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, आप अगर इसको समझेंगे तो इट इज अ सिंपल प्रोसीजर, सिंपल मेथड है। किस चीज का सिंपल मेथड है? टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, या एडवांस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। ठीक है? किस बेसिस पे करें? व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? आपको पता है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस होती है among organisms are the basis of classification। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात तो यही आ गई कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, राइट। जो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे, एक जैसे फीचर्स वाले होंगे, उनको सेम ग्रुप में रख देंगे, और जो उनसे कुछ अलग दिखने वाले होंगे उनको डिफरेंट ग्रुप में रख देंगे। तो ये आप कह सकते हो फर्स्ट क्राइटेरिया है टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया। तो क्यों जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की? व्हाट इज द नीड, या व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम? कि सबसे पहले तो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके बिना हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकेंडली, हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में जहां हम रहते हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारे यहाँ सारे के सारे ऑर्गेनिज्म थोड़ी मिलते हैं। तो बाकी जगह के ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करना। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया या इन आवर लोकेलिटी। तो दूसरी जगह के प्लांट्स का और दूसरे जगह के ऑर्गेनिजम्स का पता लगा के उनकी स्टडी इजी हो जाएगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट कि रिलेशनशिप आउट आउट करना अमंग ऑर्गेनिजम्स, कि कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो एक रिलेशनशिप डेवलप करना अमंग ऑर्गेनिजम्स। इस वजह से क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की जरूरत पड़ी। ठीक है बच्चों? अब ऐसा नहीं है कि एकदम से क्लासिफिकेशन सिस्टम वर्ड आ गया या क्लासिफिकेशन इवॉल्व हो गई। बहुत पुराने टाइम से लोगों ने अटेम्प्ट करना शुरू किए। और अगर हम बात करें तो सबसे पहला अटेम्प्ट, अर्लियर अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें, तो अर्लियर अटेम्प्ट में सबसे पहले बात आ जाती है आर्टिफिशियल सिस्टम की, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक ऐसा सिस्टम था बेटा जो कि सिर्फ बेस्ड था मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर। आप सबको पता है मोर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी को हम मोर्फोलॉजी कह देते हैं। तो एक या दो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम। तो इन्होंने क्या यूज किया? इन्होंने यूज किया हैबिट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने यूज किया हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हैबिट और हैबिटेट के बेस पे, हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट तो रहने की जगह होती है, लिविंग प्लेस होता है, कि भाई एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है। तो ये तो हो गया उसका हैबिटेट। और हैबिट क्या होगी भाई? हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, तो ये उसकी हैबिट होगी। तो हैबिट और हैबिटेट को कंसिडर किया गया सबसे पहले तो। ठीक है? और आर्टिफिशियल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो माना जाता है, दैट इज एरिस्टोटल। आपने कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा एरिस्टोटल का। उन्होंने जो उस टाइम के एनिमल्स थे, उस टाइम जो एनिमल अवेलेबल थे, उनको सबको दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप कहा
इनेमा और दूसरा अनेमा। ए का मतलब एब्सेंस होता है ना, ए का मतलब एब्सेंट, तो एनेमा मतलब विद रेड ब्लड, जिनमें ब्लड का कलर कैसा था, रेड, और ये विदाउट रेड ब्लड या ब्लैक ब्लड भी कहा गया इसको। तो ये पहला अटेम्प्ट था जो किसने दिया, एरिस्टोटल ने दिया। प्लेने द एल्डर एक और साइंटिस्ट हुए फिर उसके बाद, उन्होंने थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाया, इनको एनिमल्स को फ्लाइट और फ्लाइटलेस या नॉन फ्लाइट दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि भाई जो उड़ते हैं एक तो वो एनिमल हो गए और जो दूसरे नहीं उड़ते हैं वो हो गए। अब फ्लाइट एनिमल में उन्होंने इंक्लूड कर दिया किसको, बैट्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, ये सारे के सारे फ्लाइट एनिमल्स में आ गए। लीनियस, कैरोलस लीनियस जिनको हम कहते हैं, कैरोलस लीनियस ने भी एक अटेम्प्ट किया इस रिगार्ड, और उन्होंने क्या कहा कि व्हाट यू से, जो सेक्स ऑर्गन्स है उसके बेसिस पे 24 क्लासेस में ऑर्गेनिजम्स को क्लास डिवाइड कर दिया, सेक्स ऑर्गन की स्ट्रेंथ के बेसिस पे, नंबर कि कितने सेक्स ऑर्गन्स हैं उसके बेसिस पे 24 क्लासेस बना दी ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो ये जो था सारा जो अटेम्प्ट था, इट वाज बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस, कि ये बताने की कोशिश की गई कि ऑर्गेनिजम्स एक जगह से इवोल्व हुए हैं। ये इसकी लिमिटेशंस आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। दूसरा लिमिटेशन होगी कि ये सिर्फ एक या दो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था, ओनली वन और टू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वन और टू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। चलिए मैं भी थोड़ा जोश में आता हूँ, आप भी फील कर रहे होगे कि सर बड़ा बोरिंग सा चैप्टर है, और आप उसको और बोरिंग कर रहे हो। चलिए थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं इसको, ये सिर्फ एक या दो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे था, ठीक है, उसका टेक्सचर से कोई लेना देना नहीं था, है ना। तीसरा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए, जो पैरामीटर्स लिए गए, उनका कोई नेचुरल रिलेशनशिप नहीं था, नो नेचुरल रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। या तो ये ऑर्गेनिजम्स पैरेलल इवोल्यूशन शो कर रहे थे, या प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन था, या रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन था। ये देखिए ना, बैट और इंसेक्ट, अब मॉडल मॉडर्न सिस्टम में क्या है, ये मैमल्स में आते हैं, ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है इनका, तो नो नेचुरल रिलेशनशिप वाज फाउंड अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स इंक्लूड हो गए जो कि चेंज हो जाते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ, जैसे लीव्स की बात कर लें प्लांट्स में, स्मॉल लीव्स, लार्ज लीव्स, या प्लांट्स होते हैं एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल्स, है ना। तो टाइम के साथ साथ कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स में। सो ड्यू टू दीज लिमिटेशंस द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल। उसके बाद जी साइंटिस्ट का तो काम यही होता है, उन्होंने फिर से ट्राई करना शुरू किया। अब उन्होंने एस्टेब्लिश किया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा और ब्रॉडर किया इसको, आर्टिफिशियल से अब किस पर आ गए, नेचुरल सिस्टम पे आ गए। कंपेरेबल स्टडी आ गया, कंपैरेटिव स्टडी किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, और इसकी किसकी करेंगे, है ना। तो नेचुरल सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस जो कि बेसिस होता ही है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल सिमिलरिटीज की बात की गई, नेचुरल डिफरेंसेस की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड को यूज किया गया, होमोलॉजी। होमोलॉजी क्या होता है, जो मैंने अभी बताया, होमोलॉजी इज कंपेरेबल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। ये एक्सटर्नली ऐसा लगता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होती है, लेकिन इंटरनली देखें तो हम एक और वर्ड इसमें ऐड करते हैं, मोलिकुलर होमोलॉजी, कि उनके डीएनए कंटेंट में, उनके प्रोटीन प्रोफाइल में, उनके जीन्स में क्या बेसिक रिलेशनशिप है, वो होमोलॉजी कहलाती है। इज इट क्लियर। ये आप देखेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग सेम होती है ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा।
तो इस बेसिस पे इनकी कंपैरेटिव स्टडीज की गई। अब 19th सेंचुरी जैसे ही स्टार्ट हुई, 19th सेंचुरीज में बहुत सारी कंपैरेटिव स्टडीज होना शुरू हो गई। उससे पहले अवेलेबल नहीं थी। वो सिर्फ रिलाई करते थे या तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे या फिर एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स पे। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद ये स्टडीज स्टार्ट होगी। तो बेंथम एंड हुकर, ये साइंटिस्ट के नाम है, बेंथम एंड हुकर। उन्होंने एक, हुकर नहीं है ये, हुकर है नाम है साइंटिस्ट का। उन्होंने एक बुक लिखी जिसके 3 वॉल्यूम्स थे। 3 वॉल्यूम की बुक थी जेनेरा प्लेंटेरम। जेनेरा प्लेंटेरम। बुक्स को भी याद रखना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दी क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स। किसने? बेंथम एंड हुकर ने। क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स इन जेनेरा प्लेंटेरम। बेंथम एंड हुकर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? याद रह जाएगा आपको? पक्का? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप ये बताइए आर्टिफिशियल सिस्टम में और नेचुरल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए बताइए, कोई 3 बेसिक डिफरेंसेस बता दीजिए। अगर क्विक आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम आर्टिफिशियल सिस्टम यूज कर सकते हैं कि सिर्फ 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे है। लेकिन अगर हमें डिटेल स्टडी चाहिए तो हम नेचुरल सिस्टम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही एम्प्लॉय किया गया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स को, बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज किया गया। मैनी कैरेक्टर्स वर स्टडीड या मैनी कैरेक्टर्स वर यूज्ड। ठीक। व्हाट हैपेंड? अरे क्या हो गया भाई? हमारा पेन टाइप नाटक कर रहा है। चलिए एक और बता दीजिए, यहाँ पर ये वर्ड यूज ही नहीं किया गया, होमोलॉजी। और यहाँ पे एम्फेसिस, स्ट्रेस दिया गया होमोलॉजी वर्ड पे। ठीक है। उसके बाद जी, अब अगर हम आगे चलते हैं तो अब हम बात करते हैं तीसरे सिस्टम की, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले हमने बात करी आर्टिफिशियल की, उसके बाद हमने बात करी नेचुरल सिस्टम की। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासिफाई करना। ठीक है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहां से आ गई? आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना। अरे आपने इवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं पढ़ा ना, इस सेशन में डिलीटेड था। वहां पे आता है ओंटोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंटोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये स्टेटमेंट आती है। तो ओंटोलॉजी होती है स्टडी लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑन। हम जब खुद की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो उसको ओंटोलॉजी कहते हैं। और फाइलोजेनी है कि एंसेस्टर की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना। तो जब हम अपनी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं तो एक तरह से हम रिपीट ही तो कर रहे हैं अपने एंसेस्टर्स की लाइफ हिस्ट्री को। एक चाइल्ड की बर्थ होती है, वो थोड़ा ग्रो अप करता है, अडल्टहुड में जाता है, ओल्ड होता है, डेथ हो जाती है। सेम हमारे एंसेस्टर्स के साथ हुआ, सेम फेजेस के थ्रू हम पास होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर रिपीटिंग आवर एंसेस्टर्स लाइफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा? ये एवोल्यूशन, सॉरी, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये डार्विन की जो बुक थी, डार्विन ने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी ना, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो डार्विन की बुक थी, उसमें जो इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया गया था, उस इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया। ठीक है। तो पहला जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो दिया था एंगलर एंड फ्रेंटल ने। भाई आज हमारा ये टैब कुछ गड़बड़ कर रहा है। एंगलर एंड फ्रेंटल, इन दोनों ने पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था। ठीक है।
इन्होंने क्या कहा कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है ये डायनामिक है, हाईली डायनामिक है, नॉट स्टैटिक। इट इज हाईली डायनामिक बट इट इज नॉट स्टैटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज नॉट स्टैटिक, ये डायनामिक है, डायनामाइट नहीं है, डायनामिक है। ठीक है। साइंटिस्ट हैं जो जूलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो सिमिलरिटीज है ना स्ट्रक्चर में वो रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो होती है वो रिप्रेजेंट यही करती है इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में दोनों चीजें इंक्लूड कर ली जाती हैं। इसमें क्या आ गया, एक तरफ क्या आ गया, इसमें एक तरफ आ गया उनका इवोल्यूशन और दूसरी तरफ क्या आ गया, फाइलोजेनिक। अब आप कहोगे ये तो एक ही चीज है, ऑलमोस्ट एक है, लेकिन ये कंसेप्ट जो था ना ये सिर्फ किसका है, जोलॉजिस्ट का है। जो बोटनिस्ट हैं वो इस कंसेप्ट को नहीं मानते। अब आप में से कितनों को नहीं पता व्हाट इज जोलॉजिस्ट एंड व्हाट इज बोटनिस्ट। जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं बोटनिस्ट होते हैं, जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं वो जोलॉजिस्ट होते हैं। तो बोटनिस्ट इस कंसेप्ट को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि एक या दो फैमिली में तो ये रिजेम्बलेंस हो सकता है, उससे ज्यादा में ये नहीं होता है। क्यों, उन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन कैसा है, यूनिडायरेक्शनल इवेंट नहीं है। इवोल्यूशन इज नॉट यूनिडायरेक्शनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशन की वजह से जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं वो इवोल्व होते हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का था पार्टली न्यूमेरिकल है, पार्टली न्यूमेरिकल है कि आधा तो न्यूमेरिकल है और आधा इवोल्यूशनरी है, एंड पार्टली इवोल्यूशनरी। ठीक है बच्चों, तो 50-50 हो गया। अभी 2020 के जमाने में ये 50-50 हो गया। बहुत सारे बच्चे आजकल आईपीएल में भी बिजी होंगे ना बेटा। इन 2 साल में अगर तपस्या कर लोगे तो अगले 30-40 साल बड़े सुकून से निकलेंगे। लेकिन इन 2 साल में मस्ती कर ली तो पूरी लाइफ का स्ट्रगल रहेगा। ठीक है, चलिए। फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इज फेनेटिक। फेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब फेनेटिक क्या आ गया सर, इसमें सब कुछ आ गया, एफिनिटीज, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, ये सारा का सारा प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स में, जो आज प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म, इनमें कोई इवोल्यूशनरी टर्म्स नहीं देखना, कोई जो पीछे जाके नहीं देखना, डाइवर्सिफ जो फॉसिल्स हैं उनको नहीं देखना। जो प्रेजेंट फॉर्म में है उनमें क्या एफिनिटीज हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन होती है तो उसको क्या कहते हैं, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है बच्चों, इसको सपोर्ट मिला टेक्सोनोमी की डिफरेंट ब्रांचेस से। पहले चैप्टर में पढ़ा था ना टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी की जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, चाहे वो साइटो टेक्सोनोमी है, चाहे वो कीमो टेक्सोनोमी है, चाहे वो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है, चाहे वो क्लैडिस्टिक है, क्लैडिस्टिक है, उनके बेसिस पे सारा का सारा स्टडी किया जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी नाम से पता चल रहा है ना, साइटोलॉजिकल स्टडी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा आ जाएगा कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल डिवीजन। तो सेल के सारे एस्पेक्ट जब आ जाएंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, साइटोटॉक्सोनॉमी। कीमो, कीमो का मतलब केमिकल, इसको हम बायोकेमिकल सिस्टमेटिक्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल सिस्टमेटिक्स। तो इसमें सारे बायोकेमिकल पैरामीटर्स आ गए कि अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, डीएनए सीक्वेंसेस, एल्कलॉइड्स, वो सारा कुछ आ गया। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, नंबर्स। तो अब यहाँ पे नंबर्स की बात कर लेंगे कि भाई कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कि नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स यूज कर लेंगे। क्लैडिस्टिक क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है। ये कॉमन फाइलोजेनिक, कॉमन एंसेस्ट्री को देखता है। ठीक है ना। दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं ना ऑर्गेनिज्म में। एवरी ऑर्गेनिज्म हैव टू टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स होंगे और एक डेराइव्ड कैरेक्टर्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। ये तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है आज। टू टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, एक एंसेस्ट्रल
एंड सेकंड वन इज डेराइव्ड। एंसेस्टर कैरेक्टर जो बेसिक बॉडी प्लान है, जो पेरेंट्स से इनहेरिट होके आता है, तो उसमें कोई चेंज होता नहीं है। लेकिन डिराइव कैरेक्टर्स वो फीचर्स होते हैं जो डिफर करते हैं एंसेस्ट्रल कैरेक्टर से, जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ टाइम में डेवलप होते हैं, है ना। तो इसकी वजह से एंसेस्ट्री भी आ गई, लेकिन कुछ नए कैरेक्टर्स भी डेवलप हो गए। ठीक है, तो ये 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन के आज हमने अभी तक डिस्कस किए। पहला क्या किया? आर्टिफिशियल सिस्टम। दूसरा नेचुरल सिस्टम। तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। एंड चौथा फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक क्विक रिव्यू कर ले इसका, चलिए करते हैं। कैरोलस लीनियस की हमने बात कर ली। कैरोलस लीनियस का कंट्रीब्यूशन हमने देखा। आर्टिफिशियल सिस्टम एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। नेचुरल सिस्टम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का नंबर बढ़ गया। फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड था। और फेनेटिक सिस्टम जो होता है ना, फेनेटिक सिस्टम बच्चों की जो प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म का उनकी एफिनिटी, उनके सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंसेस के बेस पे स्टडी करना, दैट इज फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो 4 टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, याद रहेगा। अब इसके बाद साइंटिस्ट ने और सिस्टम्स दी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये 1969 से पहले की बात है, बिफोर 1969। ठीक है, कि सारे के सारे जो उस टाइम के ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो ब्रॉडर ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक को कह दिया प्लांट्स, एक को कह दिया एनिमल। ठीक है ना। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो गया, बड़ा व्हाट यू कैन से मिसमैच हो गया। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जो, या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिसमें एनिमल के फीचर थे, उनको प्लांट में रख दिया। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे थे जिनमें प्लांट के फीचर थे, उनको एनिमल्स में रख दिया। सबसे पहले सबसे पहले अगर मैं बताऊं, सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन था कि फंजाई, फंजाई को किस में रखोगे आप बताइए, प्लांट में कि एनिमल में? बताओ। दूसरा ऑब्जेक्शन आ गया कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें आपके आ गए यूग्लिनोइड्स आ गए, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए। इनको कहाँ पे रखेंगे आप? प्रोटोजोन्स हो गए, है ना। प्रोकैरियोट्स में सिंगल एनवेलप सिस्टम होता है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उसमें टू एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस, मियोसिस हायर ऑर्गेनिजम्स में रिपोर्ट किया जाता है। तो इन बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये रिजेक्ट हो गया। उसके बाद द वर्ड प्रोटिस्टा वाज यूज्ड बाय हंस हैकल। सबसे पहले हैकल ने प्रोटिस्टा वर्ड यूज किया, तो उसके बाद 3 किंगडम हो गए, एनिमल, प्लांट एंड प्रोटिस्टा। ऐसा हुआ नहीं? बताइए कौन से 3 हो गए? प्रोटिस्टा वर्ड सबसे पहले यूज कर दिया हंस हैकल ने। तो इसके बाद बेटा अब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की ही हम बात करें। टू किंगडम, उसकी मेरिट्स क्या, उसकी डिमेरिट्स क्या, थ्री किंगडम, फोर किंगडम एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और अल्टीमेटली अभी तो क्या आ गया है? अभी तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया है ना। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्ल वूस ने दिया। और उन्होंने एक और तो कंसेप्ट दिया, उन्होंने डोमेन्स ऑफ लाइफ, डोमेन्स ऑफ लाइफ को भी तो उनका उसका भी तो कंसेप्ट दिया है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे। अभी तक हमने बेसिक्स की बात करी, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा होगा, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, बट ये बेसिक पार्ट है, इसके फाउंडेशन है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते बच्चों, है ना। तो इसको एक बार आप थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, याद करना है, कुछ ही काम की चीजें हैं, बाकी पूरा व्हाट यू से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना। तो चारों क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने क्या दिया, कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, ये आपको ध्यान रखना है। 7-8 नाम आए हैं साइंटिस्ट के, वो याद रखने हैं। बुक का नाम याद रखना है, जेनेरा प्लैंटेरम अभी तक आई है जो बेंथम एंड हुकर ने दी थी। उसके बाद जो सॉरी डार्विन की बुक थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसका रेफरेंस मैंने दिया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं बच्चों, ये आप एक बार देख लीजिएगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे किंगडम सिस्टम्स की। और किंगडम सिस्टम्स में टू किंगडम से लेके सिक्स किंगडम्स तक, टू किंगडम सिस्टम, 3, 4, 5 एंड 6 किंगडम। ठीक है बच्चों।